हेलो एवरीवन, आई एम CMA सोनाक्षी जैन एंड हम कॉस्टिंग करने वाले हैं। एंड कॉस्टिंग में भी सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर मैं अभी आपको सिखाने वाली हूँ। वो चैप्टर का नाम है मटीरियल कॉस्टिंग। ओके, ये हमारे चैप्टर का नाम है मटीरियल कॉस्टिंग। नाम ही मुझे बता रहा है कि मटीरियल का क्या करना है, हमको कॉस्ट निकालना है। नाम से ही पता चल रहा है। अच्छा, ये चैप्टर करने से पहले आप लोग को पता है कॉस्टिंग क्या है? एक सिंपलेस्ट वे में अगर आपके ही लैंग्वेज में बोलूं, कॉस्टिंग का बहुत सारा डेफिनेशन है, बट एक सिंपलेस्ट वे में कॉस्टिंग मतलब क्या? टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। बराबर ना, कि मुझे मेरे प्रोडक्ट का कॉस्ट पता करने के लिए मैं कॉस्टिंग करती हूँ। अच्छा, सिर्फ उतना ही है क्या प्रोडक्ट का कॉस्ट पता करने के लिए? नहीं, बहुत कुछ है जो आप लोगों ने ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन में पढ़ा होगा। बट अभी हम फिलहाल जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज मटीरियल कॉस्टिंग। एंड ये वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, फ्यूचर में भी बहुत यूज होगा। हर जगह कॉस्टिंग अगर आता है तो मटीरियल का वेटेज सबसे ज्यादा होता है। तो ये चैप्टर को बहुत ईजीएस्ट वे में समझ के लेते हैं। एंड ट्रस्ट मी, बाय द एंड ऑफ द लेक्चर आपको खुद को लगेगा कि अरे यार ये तो बहुत सिंपल है, इसमें है क्या। और याद रखना, इसका वेटेज भी बहुत ज्यादा है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। उसके पहले समझते हैं कि मेरा मटेरियल क्या है। आप लोग बताओ मटेरियल क्या है? हम सबको पता है मटेरियल क्या है। बराबर, इनपुट। मटेरियल क्या है मेरा? इनपुट यूज्ड इन प्रोडक्शन। मतलब मैं ऐसा बोलूं, मटेरियल मतलब मेरा कच्चा माल जिसको मैं प्रोसेस करती हूँ और जिससे मेरा फिनिश गुड्स बन जाता है। मतलब वो जो इनपुट है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, आप लोग खुद बताओ। एक हमने है ना इंट्रोडक्शन में किया था, अगर नहीं भी याद है तो भी मैं बताती हूँ क्योंकि ये बहुत बार आपको MCQs में पूछा जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ इट्स नेचर। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर कॉस्ट को 3 टाइप में हम डिवाइड करते हैं। मतलब 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट जिसको हम बोल सकते हैं। नेचर भी बोल सकते हो, एलिमेंट्स भी बोल सकते हो। खुद बताओ, आपका जो एक कॉस्ट है, कोई भी एक प्रोडक्ट पकड़ो। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे हाथ में है, ये वाला जो है, ये पेन का अगर मुझे कॉस्ट निकालना है, 3 इंपॉर्टेंट चीजें क्या होगी ये बनाते वक्त? सबसे पहला मटीरियल, नंबर 2 ये बनाने के लिए वर्कर्स लगेंगे ना मुझे, तो लेबर, एंड नंबर 3 मैं ऐसे बोलूं मेरे अदर एक्सपेंसेस। ये तीनों चैप्टर आप करने वाले हो आपके TY BCom में, मटीरियल, लेबर, अदर एक्सपेंसेस। और अभी जो मैं सिखाने वाली हूं, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया था आपको, ये वाला, दैट इज योर मटीरियल कॉस्टिंग। अब ये मटीरियल कॉस्टिंग को प्लीज बहुत अच्छे से इजीएस्ट वे में समझ के हम लेंगे, अपना फुल फोकस देना यहां पे। चलो, अब आप सबको मैंने स्टार्ट करते वक्त ही बता दिया था, मटीरियल मतलब क्या? इनपुट मतलब मेरा कच्चा माल। ठीक है, मटीरियल प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है? एक बात समझो, अगर अब मुझे ये पेन बनाना है तो ये पेन बनाने के लिए मुझे सबसे पहले रॉ मटेरियल लगेगा और मैं ट्राई करूंगी कि वो रॉ मटेरियल को मैं बेस्ट क्वालिटी विद द लीस्ट कॉस्ट परचेज करूं। मतलब मेरा एम क्या होगा कि ये बनाते वक्त जो भी मुझे मटेरियल लगेगा मैं सबसे बेस्ट क्वालिटी विद द लीस्ट कॉस्ट में परचेज करूं, सो दैट मेरा कॉस्ट कम होते जाए। समझ रहा है आपको? चलो, अब एक इसको ना बहुत सिंपलेस्ट वे में एक एग्जाम्पल में समझते हैं कि मटेरियल क्यों इंपॉर्टेंट है। एक एग्जाम्पल पकड़ते हैं। अज्यूम करते हैं सप्लायर, मैं जिससे माल खरीदती हूँ, मतलब मैं जिससे क्या खरीदती हूँ, अपना रॉ मटेरियल खरीदती हूँ, उसका नाम है सप्लायर एक्स, मिस्टर एक्स, यू कैन से सप्लायर मिस्टर एक्स। ठीक है, अज्यूम करते हैं कि मिस्टर एक्स है जिससे मैं अपना ये पेन बनाने के लिए मैं मटेरियल खरीदती हूँ। ठीक है, मैंने वो मिस्टर एक्स को फोन किया
और मैंने बोला चल यार मेरे को फटाफट है ना, मेरे को अभी तू 2000 यूनिट्स का मटेरियल भेज। फिर से मैंने वो मिस्टर एक्स को फ़ोन किया और मैंने वो मिस्टर एक्स को बोला कि अरे तो मुझे 2000 यूनिट्स का मटेरियल का रिक्वायरमेंट है। यूनिट्स का रिक्वायरमेंट है, याद करना फिर से। एक सप्लायर है, अपना स्टोरी चल रहा है, मैं स्टोरी में आप लोग को बता रही हूँ, एक मिस्टर एक्स करके सप्लायर है जिससे मुझे रॉ मटेरियल मैं हमेशा खरीदती हूँ, उसी से ये पेन बनाने के लिए। तो मैंने उसको बोला है कि मुझे 2000 यूनिट्स का रिक्वायरमेंट है। मैंने उसको बोला बता कितना रेट पे तू मुझे दे रहा है। तो उसने बोला कि सोनाक्षी एट द रेट ऑफ ₹10 पर यूनिट लगेगा। तो मैंने उसको बोला चल चल अब तू पागल बनाने की कोशिश मत कर मेरे को, मैं डेली बेसिस पे तुझसे खरीदती हूँ, बराबर ना। मैंने कहा मैं रेगुलर कस्टमर हूँ उसकी, मैं डेली बेसिस पे तुझसे खरीदती हूँ, प्लीज मुझे कुछ डिस्काउंट दे दे। मारवाड़ी हूँ यार, डिस्काउंट तो मांगूगी ना मैं। तो चल मैंने उससे डिस्काउंट मांगा, तो वो भी शाना निकला। उसने मेरे को ऐसे बोला, ही टोल्ड मी चल ज्यादा से ज्यादा आई विल मेक इट, ये क्रॉस कर रही हूँ, मतलब वो बोलता है ठीक है 10 रुपीज देने की जरूरत नहीं है, बट यू विल हैव टू पे मी ₹9.5 पर यूनिट। पर मैं तो खुश नहीं हुई, ये तो क्या है 0.50 पैसा उसने मेरे लिए कम किया है। तो मैंने उसको बोला ये नहीं चलेगा यार, प्लीज थोड़ा और कम कर। तो सप्लायर ने मुझे बोला, याद रखना मैंने सप्लायर से 2000 यूनिट्स मांगे जिसका भाव था 10 रुपया, क्योंकि मैं रेगुलर कस्टमर हूं तो उसने 9.5 कर दिया है। पर मैं 9.5 से खुश नहीं हूं, मैं उसको फिर भी रोज फोन कर करके परेशान करती हूँ कि मैं नहीं खरीदूंगी, नहीं तो मैं कोई और सप्लायर ढूंढूंगी, प्लीज तू मुझे कम करके दे। तो उसने बोला एक काम कर सोनाक्षी, सिर्फ तेरे लिए अगर है ना तूने 5000 यूनिट्स खरीदा एक बार में, अगर तूने 5000 यूनिट्स खरीदा इन बल्क, तो उसका रेट होगा you can purchase it for ₹8 per unit। फिर से उसने क्या बोला मुझे कि भाई 2000 यूनिट तो 9.5 रुपीज में ही आएगा, पर अगर तूने 5000 यूनिट खरीदा वो भी इन बल्क में, इफ यू आर परचेजिंग इट, तो उसका रेट होगा ₹8 पर यूनिट। तो अभी सबसे पहले ये समझते हैं ये एग्जाम्पल में कि मैंने 2000 सोचा, उसने 5000 बोला, क्या जरूरत है क्या 5000 की। तो अज्यूम करते हैं कि ये जो दिख रहा है ना, यहीं पे थोड़ा ऊपर लिख रही हूं मैं कि पूरे साल में है ना एनुअल रिक्वायरमेंट है मेरा 10,000। मतलब अनुमान लगाते हैं ना हम, हर साल ये पेन बनाते हैं, तो एनुअल रिक्वायरमेंट है मेरा 10,000 यूनिट्स का, ठीक है। मतलब मेरा पूरे साल में 10,000 यूनिट्स का रॉ मटेरियल मुझे लगता है। मैं मांग रही थी 2000, पर क्योंकि 9.5 रुपीज मुझे बहुत ज्यादा लग रहा था, तो मैंने उसको फोन करके बोला कि भाई मुझे थोड़ा कम करके दे। तो उसने बोला कि भाई तेरे लिए मैंने 50 पैसा कम कर दिया है, स्टिल इफ यू वांट कि द प्राइस ऑफ द मटेरियल शुड बी लेस, यू परचेज इट इन बल्क, बराबर ना। हम होलसेलर के पास जाते हैं, ज्यादा क्वांटिटी तो रेट कम करते हैं। तो मैंने ना आप देखा ना ताव, आगे पीछे कुछ सोचा नहीं और मैंने बोला चलो डन, डील डन, ठीक है बढ़िया। खुश हो गई मैंने कहा ना मारवाड़ी हूँ, पैसे बचाने के लिए सोचती हूँ मैं हर बार। तो मैंने कर लिया, मैंने डन कर दिया इसको, ये डील। मैंने मिस्टर एक्स को बोला फाइन आप 5000 यूनिट्स भेजो, 8 रुपए में है, और मैं बड़ी खुश हो गई क्योंकि भाई कहा मैं 9.5 रुपीज पे करने वाली थी और अब मुझे पे करना है 8 रुपीज। फिर जब ये मेरे घर पे आया, जब ये 5000 यूनिट्स मेरे घर पे, मतलब क्या मेरे एक्चुअल घर पे नहीं, मेरे गोडाउन में, मैं लेकर आऊंगी ना मिस्टर एक्स से अपने गोडाउन में। तो जब ये मेरे गोडाउन में आया तो मैंने रियलाइज किया, अभी यार मैं बड़ी बुरी हूँ ड्राइंग में, अज्यूम कर लो ये मेरी फैक्ट्री है, लिख देती हूँ चलो तुम लोगों के लिए, ये मेरी फैक्ट्री है। जब ये मेरे गोडाउन में आया तो मैंने रियलाइज किया कि यार 5000 यूनिट जितना तो जगह ही नहीं है। मतलब मैं जो स्टोर, ऑब्वियसली ना सप्लायर के यहाँ से मैं अपने यहाँ पे गोडाउन में स्टोर तो करती रहूंगी ना फैक्ट्री में कहीं पे तो रॉ मटेरियल। तो मैं खुशी खुशी लेकर तो आ गई, एक ट्रक में भरा 5000 यूनिट लेकर आ गई। पर फिर मैंने रियलाइज किया, अरे ये तो बड़ा ही पंगा हो गया, आई कैन नॉट स्टोर 5000 यूनिट्स, मेरा फैक्ट्री का स्पेस है फॉर ओनली 4000 यूनिट्स। ये तो गड़बड़ हो गया, मतलब सिर्फ 4000 यूनिट ही स्टोर कर सकती हूँ।
अब मैं 1000 और यूनिट जो मैंने एक्स्ट्रा खरीदा उसको फेंक तो नहीं सकती ना भाई, पैसे देके खरीदे। तो मैंने क्या किया, होशियारी मार के मैंने एक और स्पेस ले लिया, छोटा सा स्पेस ले लिया एक और रेंट पे, और वहां पे मैंने 1000 यूनिट्स स्टोर किया। समझना मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूं आप लोगों को। मैंने वो सप्लायर के बातों में आ गई, 5000 यूनिट खरीदा, लालच में आ गई, यूनिट तो खरीदा, पर जब मैं अपने घर पे लेकर आई मैंने रियलाइज किया कि अरे मेरा फैक्ट्री तो उतना स्टोर कर ही नहीं पा रहा है, तो मेरा जो ऑलरेडी स्टोरेज का था उसके अलावा मैंने एक और स्पेस खरीदा है 1000 यूनिट्स के लिए। मतलब बेसिकली मैंने क्या किया, दिमाग लगाओ अपना, वहां पे एक जगह कॉस्ट कम करने की कोशिश की तो दूसरे जगह मेरा कॉस्ट बढ़ गया कि नहीं, समझ रहा है कि नहीं। पहले मैं एक ही का रेंट देती थी, दिख रहा है वो बड़ा वाला फैक्ट्री जहां पे मैंने वर्ड फैक्ट्री लिखा है, मैं उतना ही रेंट देती थी। पर क्योंकि मैं होशियारी मार के आई और मैंने 4000 के बदले एक और 1000 रुपीज, मतलब मैंने टोटल 5000 यूनिट्स खरीदा है, तो वो 5000 यूनिट्स का जो है ना रेंट, मतलब मुझे एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा 1000 यूनिट्स के लिए, एक्स्ट्रा रेंट मुझे पे करना पड़ेगा। मतलब हुआ क्या, मतलब एक जगह कॉस्ट कम करने गई, दूसरे जगह कॉस्ट बढ़ गया है। याद रखना, एक कॉस्ट कम किया तो दूसरा कॉस्ट बढ़ गया है, एंड वाइस वर्सा। मैंने क्यों ऐसा बोला वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा क्यों बोला, याद करो फिर से। मानो फिर से हम ऊपर जाते हैं, मानो मैं ये 2000 यूनिट्स को 9.5 में खरीदती थी, 10 रुपए का भाव था, पर उसने मेरे को, क्योंकि मैं रेगुलर बेसिस पे खरीदती हूँ, उसने मुझे 0.5 का डिस्काउंट दिया। अगर मैं 9.5 में खरीदती थी, वो तो रेडी था सप्लायर, ठीक है, वो 2000 यूनिट्स का तभी रेट ज्यादा था, पर फिर क्या मुझे अलग से एक्स्ट्रा रेंट पे करना पड़ता था क्या, नहीं ना। मतलब वाइस वर्सा, कि अगर तुम एक कॉस्ट बढ़ा रहे हो तो दूसरा कॉस्ट कम हो रहा है, और अगर तुम वो पहले वाले को कम कर रहे हो तो ये वाला बढ़ रहा है तुम्हारा। तो इसको इक्विलाइज्ड करने के लिए, इसको मिनिमम, मुझे क्या चाहिए, एक बड़ा एक कम, फिर से दूसरा बड़ा ये वाला कम, ऐसा नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए कि ये मिनिमम हो। एक मिनट, मेरा कॉस्ट मिनिमम होना चाहिए। मतलब मुझे क्या करना है, मुझे दोनों कॉस्ट को एट पार लेकर आना है। अब पहले ना एक चीज समझने की कोशिश करो आप लोग, हम जो ये यूनिट्स फोन करके मैं जो मिस्टर एक्स से मंगा रही हूँ, वो यूनिट्स इन 1 लॉट है। मैंने क्या, ये मिनिमम को थोड़ा मैं ऐसे साइड में रख रही हूँ, पहले हम ये समझते हैं। यूनिट्स इन 1 लॉट मतलब क्या, एक बार में मैं फोन करके कितना मंगा रही हूँ। याद रखना, पूरे साल का रिक्वायरमेंट, अपना एग्जाम्पल मैं फिर से स्क्रॉल करती हूँ, अपने पूरे साल का रिक्वायरमेंट कितना है, अपना एनुअल दिख रहा है, अपना पूरे साल का रिक्वायरमेंट है 10,000 यूनिट्स। एक बार में मैं फोन करके कितना मंगा रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल पहले मैं कितना मंगा रही थी, 2000। तो एक बात बताओ, अगर मेरा पूरे साल का रिक्वायरमेंट है 10,000 यूनिट्स, एक बार में मैं 2000 मंगा रही हूं, तो मैं ऐसा कितने बार मंगाऊंगी, 5 बार ना, तभी जाकर मेरा 10,000 का पूरा रिक्वायरमेंट पूरे साल में खत्म होगा। मतलब मैं मिस्टर एक्स को 5 बार फोन करके मैं ऑर्डर दूंगी कि भाई 2,000 का भेज मेरे को यूनिट्स। बट क्योंकि मुझे वो जो रेट में दे रहा था, मुझे वो जम नहीं रहा था, हमने जो डील एक्सेप्ट किया है वो कितने यूनिट्स का है, 5000। मतलब अब मेरा यूनिट्स इन 1 लॉट, मतलब एक बार में मैं कितना यूनिट्स मंगा रही हूँ, 5000। तो पूरे साल में मैं कितने ऑर्डर्स लूंगी, मैं फोन करके मिस्टर एक्स को कितने ऑर्डर्स देने वाली हूँ, 2 ऑर्डर। मतलब ये समझ रहा है आप लोगों को मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ, कि हम जो अभी बोल रहे हैं ना, मुझे 2000 यूनिट्स चाहिए, मुझे 5000 चाहिए, वगैरह वगैरह एक्सेट्रा, ये हम बात कर रहे हैं यूनिट्स इन 1 लॉट। यूनिट्स इन 1 लॉट मतलब एक बार में मैं फोन करके कितना मंगाने वाली हूँ, फिर हम उसको कंपेयर करेंगे कि पूरे साल में मुझे कितना चाहिए। ये ठीक है, तो याद रखना ये यूनिट्स इन 1 लॉट का ही टेंशन है हमें, कि मैं जो एक बार में मंगा रही हूँ वो ऐसा यूनिट्स मंगाऊं कि मेरे दोनों कॉस्ट जो भी हमने डिस्कस किया था ना, इसको 2 मिनट के बाद मैं और अच्छे से बताऊंगी, पर वो जो दोनों कॉस्ट है ना वो मिनिमम से मिनिमम हो। ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे मेरे एग्जाम्पल में था, एक कम दूसरा बड़ा, फिर वो वाला कम करने गई तो फिर ये वाला बड़ा, ऐसा मुझे नहीं चाहिए। इसीलिए याद रखना, ये मिनिमम करने के लिए, अब ये मिनिमम वर्ड पे आते हैं, विल्सन करके एक मैथमेटिशियन है,
विल्सन करके एक मैथमेटिशियन है जिसने एक फॉर्मूला निकाला है, और वो फॉर्मूला में मैं जैसे ही डाल दूंगी ना, ट्रस्ट मी, सबसे सिंपल है ये, जैसे ही मैं वो फॉर्मूला में डाल दूंगी ना, मुझे मिल जाएगा कि एक बार में मैं फोन करके कितना मंगाऊं। आपको समझ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? मतलब मुझे क्योंकि टेंशन यही था, मैं 2000 मंगाऊं कि 5000 मंगाऊं, कितना मंगाऊं, तो वो जो क्वांटिटी है ना, कितना मंगाना है एक बार में, उसका मुझे कहां से रिजल्ट पता चलेगा? विल्सन के फॉर्मूला में डालकर। और विल्सन का जो फॉर्मूला है ना, वो है, उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। विल्सन ने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के लिए फॉर्मूला बनाया है। अब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या है, थोड़ा 2 मिनट होल्ड करो। उसके पहले मैं अभी आप लोगों को बताऊंगी कि उसके पहले है ना क्या करना है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का जो फॉर्मूला है वो विल्सन ने निकाला है, पर ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या है ये समझने से पहले ना, मैं कब से पता है आप लोगों को कॉस्ट की बात कर रही हूँ, वो कॉस्ट को समझते हैं। ध्यान से सुनना, अच्छा लगेगा, टाइम पास है, बट कॉन्सेप्ट याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। 2 मेन कॉस्ट है जो हमें ध्यान में रखना है। वन इज ऑर्डरिंग कॉस्ट and the other one is carrying cost. हम ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के बारे में ही डिस्कस करेंगे, पर पहले ये 2 चीजें समझ लेते, क्योंकि आप लोग को पता है मैं है ना कब से बोल रही हूं, एक कॉस्ट बढ़ेगा दूसरा कम होगा, दूसरा बढ़ेगा पहला कम होगा, वो इसमें समझते हैं कि वो है क्या। सबसे पहले ऑर्डरिंग कॉस्ट समझते हैं। ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब क्या है? एक सिंपलेस्ट वे में बोलूं, ऑर्डरिंग कॉस्ट मतलब खर्चा जो हुआ है सप्लायर से, सप्लायर के यहां से जब मैं मेरे यहां तक, मतलब मेरे गोडाउन तक जो मैं इनपुट्स लेकर आती हूं, वो अक्वायर करने के लिए जो भी खर्चा हुआ है, दैट इज माय ऑर्डरिंग कॉस्ट। मतलब expenses incurred while acquiring inputs। फिर से क्या बोला मैंने? ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब क्या है? एक्सपेंसेस इनकर्ड वाइल अक्वायरिंग इनपुट्स, मतलब इनपुट्स खरीदते वक्त जो भी एक्सपेंसेस हुआ है, दैट इज माय ऑर्डरिंग कॉस्ट। समझ? तो ये कौन से एक्सपेंसेस है जो मैं इनकर करती हूँ इनपुट्स खरीदते वक्त? इनपुट्स मतलब क्या? अपना रॉ मटेरियल खरीदते वक्त मैं कौन से खर्चे इनकर करती हूँ? बताओ, सोचो। वो मिस्टर एक्स के यहाँ से मानो मेरे को है ना लेकर आना है मेरे गोडाउन तक, मेरे घर तक, मतलब मेरा घर मतलब क्या, मेरे गोडाउन तक मेरे को लेकर आना है वो रॉ मटेरियल, तो मैं कौन से खर्चे इनकर करूंगी? बताओ। अरे बहुत सिंपल है यार, ट्रांसपोर्टेशन, बराबर ना, उसके यहां से मेरे यहां आने तक का जो खर्चा है वो ट्रांसपोर्टेशन। और क्या हो सकता है बताओ? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बोल दो ना क्या है वो? मटीरियल हैंडलिंग कॉस्ट। वेरी गुड। क्विक, ऐसे एकदम बहुत क्विकली तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या क्या होगा। अच्छा, मटीरियल हैंडलिंग कॉस्ट क्या है? बहुत लोगों को तो ये पता भी नहीं कि मटीरियल हैंडलिंग कॉस्ट क्या होता है। सिंपलेस्ट वे में, लोडिंग अनलोडिंग करना, मतलब वो जो अभी एक ट्रक टेम्पो है वहां पे लोड करना, फिर मेरे गोडाउन में वो अनलोड होगा, वो जो कॉस्ट है वो होगा। और क्या हो सकता है कॉस्ट? और सोचो यार क्या होगा? इंस्पेक्शन चार्जेस, मतलब मैंने जो सप्लायर एक्स को मैंने बोला था कि मुझे ऐसा ऐसा रॉ मटेरियल चाहिए, वैसा है कि नहीं है, मैं इंस्पेक्ट करूंगी ना, तो इंस्पेक्शन चार्जेस एक्सेट्रा। चलो, इसका मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट वाला कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर है। ऑर्डरिंग कॉस्ट मतलब एक्सपेंसेस इनकर्ड व्हाइल एक्वायरिंग द इनपुट्स आर योर ऑर्डरिंग कॉस्ट। अक्वायर कहां से करते हैं हम? सप्लायर के यहां से। एग्जाम्पल क्या है? ट्रांसपोर्टेशन, कैरेज इनवर्ड, फ्रेट, मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट, इंस्पेक्शन चार्जेस एक्सेट्रा। अब हम बात करते हैं कैरिंग कॉस्ट की। ऑर्डरिंग कॉस्ट तो क्लियर है, अब कैरिंग कॉस्ट क्या? बोलो, ट्राई कर सकते हो आप लोग।
देखो मैंने लिखा है, एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर मेंटेनिंग योर इन्वेंट्री इज योर कैरिंग कॉस्ट। सिंपलेस्ट वे में बोलती हूँ, मैं सप्लायर के यहां से अपने गोडाउन तक मैं माल लेकर आ गई, रॉ मटेरियल लेकर आ गई। अब ये रॉ मटेरियल मेरे गोडाउन में आने के बाद उस पर मैं जो जो खर्चा करती हूँ दैट इज माई कैरिंग कॉस्ट। उसको मेंटेन करना पड़ेगा ना भाई, मेंटेन करना पड़ेगा मतलब क्या क्या खर्चा होगा मेरे गोडाउन में आने के बाद। नंबर 1 सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए स्टोरेज। याद है मैंने मेरे एग्जाम्पल में भी दिया था। सो नंबर 1 स्टोरेज कॉस्ट। और आजकल तो हर एक चीज का इंश्योरेंस लिया जाता है, तो सबसे पहले तो मैं मेरी गुड्स का, मेरे रॉ मटेरियल का इंश्योरेंस लूंगी। इंश्योरेंस और क्या हो सकता है बताओ? स्टोर स्टाफ सैलरी, ये क्या हो गया? स्टोर स्टाफ सैलरी क्या होता है? स्टोर स्टाफ सैलरी मतलब वो जो मेरे जो रॉ मटेरियल के लिए कोई तो स्टाफ होंगे ना वहां पे, कोई तो एम्प्लॉयज को मैं रखूंगी ना वहां पे कि देखने के लिए कि भाई कहीं खराब नहीं हो, कैसा है, प्रॉपर्ली मेंटेन्ड है कि नहीं, ये उनको सैलरी पे करूंगी। और क्या होगा? फिर से हम कैरिंग कॉस्ट की बात कर रहे हैं। कैरिंग कॉस्ट मतलब क्या? इन्वेंट्री मतलब वो जो मटेरियल है मेरे गोडाउन में आने के बाद उसको मेंटेन करने के लिए मुझे जो जो खर्चा लगता है उसको हम बोलते हैं कैरिंग कॉस्ट। ठीक है, तो क्या क्या खर्चा लगेगा? एक तो पहले रेंट, फिर इंश्योरेंस, स्टोर स्टाफ सैलरी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो अभी मैं बोलने वाली ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसको हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अभी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या है? एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। मैं मिस्टर एक्स से 1 लाख रुपए का रॉ मटेरियल खरीद के लेकर आई, बराबर। एक बात बताओ, मुझे अभी के अभी 1 लाख के रॉ मटेरियल की जरूरत नहीं थी, अभी कुछ 40,000 जितना ही यूज हो रहा है, बट वो पड़ा तो है ना मेरे गोडाउन में। मतलब क्या हो गया है? मेरा फंड्स ब्लॉक्ड हो गया है। ये ही पैसा अगर मैं कहीं और यूज करती मार्केट में तो मुझे इंटरेस्ट मिलता कि नहीं? बराबर, ये वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। मतलब तुम्हारा एक अपॉर्चुनिटी तुमने मिस कर दिया, क्यों? ताकि तुम यहां पे इन्वेस्ट कर सको। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब जो तुम्हारा फंड्स ब्लॉक्ड हो चुका है, अगर तुम ये यहां नहीं लगाते थे तो तुम उसको कहीं और इन्वेस्ट करते थे। सो बेसिकली हमने 2 कॉस्ट के बारे में पढ़ लिया है, एक है मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट, एक है मेरा कैरिंग कॉस्ट। अब अपने ही एग्जाम्पल में जाते हैं। अपना जो ये एग्जाम्पल था ना, थोड़ा ऐसा रिवर्स जाते हैं। अब समझो यहां पे मैं जो पहले बात कर रही थी परचेज प्राइस की थी, अपना फिर से एग्जाम्पल रिवाइज करते हैं। पहले देखो मेरा ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट कितना लगता था, मैं यहाँ पे साइड में लिखती हूँ। अगर मैं 2000 यूनिट्स खरीदती थी तो मैं कितने बार ट्रांसपोर्टेशन का जाता था खर्चा? 5 बार। पर अगर मैंने 5000 यूनिट्स खरीदा, ये 2000 का है, पर अगर मैंने 5000 यूनिट्स खरीदा है तो मेरा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना हो गया? 2 हो गया है। समझ रहा है? मतलब कि मैंने यूनिट्स बढ़ा दिया तो मेरा ये कॉस्ट देखो ट्रांसपोर्टेशन का कम हो जाएगा ना, 2 ही बार देना पड़ेगा। पर ये जो हम स्टोरेज की बात नहीं कर रहे थे, ये हो गया मेरा कैरिंग कॉस्ट। अगर 2000 ही रहता तो मेरा कैरिंग कॉस्ट क्या होता था? कम। पर अगर वहीं पे अगर 5000 हो रहा है तो मेरा कैरिंग कॉस्ट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। मतलब बेसिकली हम जो ऊपर जो मैंने आप लोगों को बताया था वो ये 2 कॉस्ट बताए थे। मैंने नाम रिवील नहीं किया था, अब मैंने रिवील कर लिया है। फटाफट एक और बार रिवाइज करते चलो जल्दी, क्योंकि ये ही बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 चीजें हैं, एक ऑर्डरिंग कॉस्ट और एक कैरिंग कॉस्ट। सिंपलेस्ट वे में समझते, ऑर्डरिंग कॉस्ट मतलब कॉस्ट इनकर्ड बाय अक्वायरिंग द इनपुट्स फ्रॉम द सप्लायर्स प्लेस। उसके यहां से मेरे गोडाउन तक आने तक के सब खर्चे को मैं ऑर्डरिंग कॉस्ट बोलूंगी। एग्जाम्पल ट्रांसपोर्टेशन, मटीरियल हैंडलिंग कॉस्ट, इंस्पेक्शन चार्जेस एक्सेट्रा। एंड व्हाट डू यू मीन बाय कैरिंग कॉस्ट देन? एक बार मेरे गोडाउन में आ गया मेरा सामान, उसको मेंटेन करने का, वो इन्वेंट्री को होल्ड करने के जो भी एक्सपेंसेस होंगे उसको मैं बोलूंगी कैरिंग कॉस्ट। नंबर 1 रेंट, नंबर 2 इंश्योरेंस, स्टोर स्टाफ सैलरी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैंने बताया था, मेरा फंड्स ब्लॉक्ड हो गया, अगर मैं उसको कहीं और यूज करती थी तो मुझे उस पर इंटरेस्ट मिलता था। तो अब विल्सन ने क्या किया ना, क्योंकि अभी देखो फिर से
फिर से यहीं पे अब मैं बहुत अच्छे से वो लिख कर देती हूं। हायर द क्वांटिटी, हायर द क्वांटिटी मतलब अगर मेरा क्वांटिटी 5000 है, अपना ही एग्जाम्पल पकड़ते हैं, मैं 5000 का अगर क्वांटिटी मंगा रही हूं तो मेरा कैरिंग कॉस्ट बढ़ रहा था कि कम हो रहा था? बताओ, देखो यहाँ पे 5000 मंगाने से क्या हो रहा था, दिख रहा है? यस, हायर द क्वांटिटी हायर द कैरिंग कॉस्ट, मैं सीसी लिख रही हूं मतलब कैरिंग कॉस्ट, और वहीं पे हायर क्वांटिटी पे मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो रहा है ना, बराबर कि नहीं? ट्रांसपोर्टेशन मेरा देख लो, मैं ट्रांसपोर्टेशन कितने बार करवाने वाली हूं? 2 ही बार। अच्छा, वही अगर मानो अगर मैं 2000 यूनिट्स मंगाती हूं, इसके बाजू में ही हम करते लोअर द क्वांटिटी, क्वांटिटी कम है तो क्या मेरा रेंट बढ़ेगा क्या? नहीं, लोअर द क्वांटिटी लोअर द कैरिंग कॉस्ट, पर लोअर क्वांटिटी में हायर द ऑर्डरिंग कॉस्ट हो रहा है, समझ रहा है? तो ये दोनों को मिनिमम करने के लिए, ये दोनों को मिनिमम, याद है मैंने यहां पे पहले लिखा था, ये दोनों को, ये दिख रहा है यहां पे, ये दोनों को मिनिमम करने के लिए विल्सन करके मैथमेटिशियन ने एक फॉर्मूला निकाला है जिससे हमें ऐसा यूनिट्स मिलेगा जहां पे मेरे दोनों कॉस्ट मिनिमम होंगे, मतलब मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट विल बी मिनिमम। वो क्या है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। मतलब एक मिनट रुको, मैं यहां पे लिख देती हूं। रट लो, ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज दैट क्वांटिटी वेयर ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट आर मिनिमम। एक एक बात समझना, मैंने क्या बोला? एक बढ़ रहा है, दूसरा कम, फिर ये बढ़ा तो ये कम, तो इसको मिनिमम इक्विलाइज्ड कर रहा है। मतलब मैं ऐसा बोलूं क्या कि इट इज दैट क्वांटिटी वेयर माई ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट विल बी सेम, बराबर कि नहीं? यस, मतलब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से मुझे ऐसा क्वांटिटी मिलेगा, मतलब मुझे पता चल जाएगा कि मैं मिस्टर एक्स को फोन करके बोलूं कि भाई तू मुझे इतना इतना दे। फॉर एग्जाम्पल, अपने एग्जाम्पल में था 2000 5000 में कंफ्यूजन था, पर अगर मैं ये फॉर्मूला में डाल दूंगी तो मानो मुझे आंसर आया 4000, मतलब मुझे पता है कि मुझे एक बार में 4000 यूनिट्स मंगाना है मिस्टर एक्स से। मतलब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी गिव्स यू यूनिट्स टू बी ऑर्डर एट वन टाइम सच दैट योर ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट आर मिनिमम। इसको हाईलाइट कर देते हैं। याद रखना, ये जो बात कर रहा है ये यूनिट्स टू बी परचेस्ड एट वन टाइम, यूनिट्स टू बी परचेस्ड यूनिट्स टू बी परचेस्ड एट वन टाइम, मतलब एक बार में कितना यूनिट्स मुझे खरीदना है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की वो बारे में बात करता है। और वो क्वांटिटी से मेरे ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट बोथ आर मिनिमम एंड बोथ विल बी सेम। अब इसका फॉर्मूला डालते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। चलो प्लीज अभी ध्यान देना यहां पे। अच्छा, इसको ना ऐसे शॉर्टकट में ये भी बोला जाता है EOQ। EOQ मतलब क्या? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मतलब क्या? एक बार में सप्लायर से फोन करके मैं कितना यूनिट्स मंगाऊं, ठीक है।
और ये किसने निकाला है फॉर्मूला? विल्सन ने। क्यों निकाला है? ताकि मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट सेम हो, ऊपर नीचे नहीं जाए। तो इसका फॉर्मूला क्या है? ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ ये भी हम सीख लेंगे, पर बाद में, अभी जरूरी नहीं है। अंडर द रूट ऑफ 2AO डिवाइडेड बाई C। फिर से EOQ मतलब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या है? अंडर द रूट ऑफ 2AO डिवाइडेड बाई C। ये फॉर्मूला कैसे निकला है मैं वो भी सिखाऊंगी, पर बाद में, अभी सीरियसली रिक्वायर्ड नहीं है। अभी हम सिर्फ ये करेंगे कि अपने फॉर्मूला में डालकर आंसर कैसे आता है, और इसका ही थोड़ा समझते हैं कॉन्सेप्ट क्या है। चलो, वेयर पहले ये स्टैंड्स फॉर व्हाट? EOQ तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है। A इज इक्वल टू एनुअल रिक्वायरमेंट, O is equal to ordering cost per order, and C is equal to carrying cost per unit per annum। एक और बार, क्या है EOQ का फॉर्मूला? अंडर द रूट ऑफ 2AO डिवाइडेड बाई C। ए मतलब क्या? एनुअल रिक्वायरमेंट, मतलब मेरे पूरे साल का रिक्वायरमेंट कितना है। ओ क्या है? ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, मतलब एक बार जब मैं सामान मेरे घर पे आ रहा है, मेरे गोडाउन में आ रहा है, तो वो एक ऑर्डर के पीछे मैं कितना खर्चा कर रही हूँ। कैरिंग कॉस्ट क्या है? कैरिंग कॉस्ट मेरा पर यूनिट पर एनम, मतलब एक यूनिट के पीछे मैं गोडाउन में कितना खर्चा कर रही हूँ पूरे साल के बेसिस पे। ये क्लियर है? EOQ का फॉर्मूला रट लो, गोट लो, जो करना है करो, पर ये पढ़े बिना तुम आगे समझ नहीं कर पाओगे। फिर से EOQ इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ 2AO डिवाइडेड बाई C। एक और बार, EOQ मतलब पूरे साल का रिक्वायरमेंट नहीं है। EOQ मतलब यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल टू बी परचेस्ड एट वन टाइम। बस ये याद रखना, क्योंकि पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है और बच्चों के दिमाग में वो फिट नहीं होता है कि EOQ का मतलब क्या है। अच्छा चलो, अब है ना, एक बार इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के बारे में है ना, अपने नोट्स में क्या दिया है ना वो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, मैं पढ़ रही हूं, सुन लो। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इट इज नॉट स्टॉक लेवल, ये स्टॉक लेवल नहीं है। इट इज अ क्वांटिटी टू बी ऑर्डर व्हेन द स्टॉक रीचेज द मिनिमम लेवल। Reorder quantity is such that when it is added to the minimum stock, it should not exceed the maximum level. एक काम करते हैं, ये वाला सेक्शन हम बाद में करेंगे क्योंकि मैं आप लोग को ये बाद में करवाने वाली हूँ। हम यहां से पढ़ते हैं, रुको। आप लोग को दिख रहा है? इट इज द क्वांटिटी ऑफ इन्वेंट्री लेवल। रुको, ये दिख रहा है? हम यहां से पढ़ेंगे क्योंकि वो जो स्टॉक लेवल के बारे में है ना, ये मैं बाद में पढ़ाऊंगी। अभी मुझे सिर्फ EOQ के बारे में पढ़ाना है। इट इज द क्वांटिटी ऑफ इन्वेंट्री विच कैन बी रीजनेबली ऑर्डर एट अ टाइम एंड परचेस्ड इकोनॉमिकली। इट इज नोन एज स्टैंडर्ड ऑर्डर क्वांटिटी, ऑप्टिमम क्वांटिटी और इकोनॉमिक लॉट साइज। इट मीन्स दैट टोटल कॉस्ट इज एट मिनिमम। कौन सा टोटल कॉस्ट मेरा? ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट और एक और कॉस्ट आएगा, मैं बताऊंगी थोड़े टाइम में। The problem is how much to buy at a time। मैंने नहीं कहा था कि तकलीफ कहां हो रहा था अपनी एग्जाम्पल में, 2000 खरीदू यूनिट्स के 5000 खरीदू, तो ये प्रॉब्लम वो आता है। इन केस लार्ज क्वांटिटी आर टू बी परचेस्ड, द कॉस्ट ऑफ कैरिंग द इन्वेंट्री इज हाई। मैंने नहीं बोला था जैसे कि हायर द कॉस्ट, हायर द क्वांटिटी, ये वो है। दिस इंक्लूड्स इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ऑब्सोलेंस, ओवरस्टॉकिंग, लॉसेस, स्पेस कॉस्ट एक्सेट्रा। On the other hand, for frequent purchase in small quantity, the cost is high, short of material, loss of sale, increased in buying expenses such as stationery, postage, etc. Therefore, the quantity to be ordered depends upon two factors, that is acquisition cost and cost of processing the material. When order for material is placed, it must facilitate more trade discount, economy in transport, etc. And at the same time, it should not incur heavy charges on account of storage. Formula of EOQ is equal to economic order quantity, A annual consumption, B buying cost per order, C cost per unit, S storage and carrying cost।
चलो एक बार है ना, हम लोग एक काम करो, आप लोग ईओक्यू के बारे में लिख लो। मुझे पता है अपने नोट्स में भी दिया हुआ है, बट स्टिल मैं आप लोगों को जो बोल रही हूँ वो लिख लो, नोट्स हो जाएगा अपने लिए। लिख लीजिए एक बार। चलो हेडिंग दे दो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ये फॉर्मूला तो मैं रख ही रही हूं यहां पे, पहले हेडिंग दे दो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। चलो लिखना स्टार्ट करो। परचेजिंग डिपार्टमेंट, परचेजिंग डिपार्टमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, परचेजिंग डिपार्टमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। लिखना स्टार्ट करो। शॉर्ट नोट है, इजीएस्ट वे में, वो मुझे पता है अपने नोट्स में भी है, ये भी रख लो अपने पास। इसमें मैं ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट जो मैंने यहां पे नहीं लिखा है थोड़ा सा ऊपर, वो लिखवाने वाली हूं थोड़ा सा, तो लिख लो ये साथ में, ठीक है। फिर से बोलती हूँ, परचेजिंग डिपार्टमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न is usually concerned with the problem of, purchasing department in manufacturing concern is usually faces the problem or usually concerned with the problem of order size. Order size का मतलब, order size पहले लिख लो। Deciding the order size लिख लो। Usually faces the problem of deciding the order size, बराबर। order size मतलब क्या, एक बार में कितना मंगाना है, ठीक है। if order size is big, लिखो उसके बाद, if order size is big then storage cost is higher. if order size is big then storage cost is higher. and on other side, and on other side, if order size is small, if order size is small then storage cost is lower. फिर से if order size is big storage cost is higher, and if order size is small then storage cost is lesser. Similarly ऑर्डर साइज का मतलब क्या होता है, अपना क्वांटिटी। हाँ, सिमिलरली ये देखो, मैं इसके बारे में बात करी, रुको। अपना ये चल रहा है अभी डिस्कशन। इफ ऑर्डर साइज इज हायर देन ऑर्डरिंग कॉस्ट इज लोअर। if order size is higher then ordering cost is lower, and if order size is lower then ordering cost is higher. ये जो मैंने बनाया है ना अभी, जो ये बॉक्स किया है, इसको कहीं पे साइड में मार्जिन में बना दो, बना दो। ये क्या बनाया है मैंने, ये हायर द क्वांटिटी हायर द कैरिंग कॉस्ट, higher the quantity lower the ordering cost, lower the quantity lower the carrying cost, lower the quantity higher the ordering cost. ये बना दो एक बार। बना दिया, चलो आगे लिखो। ये बना दो, ये तुम्हारे समझने के लिए है, सिंपलेस्ट वे में कि हम ये फॉर्मूला क्यों यूज करते हैं। द साइज ऑफ ऑर्डर, द साइज ऑफ, वो बना दिया ना साइड में कहीं पे, ठीक है। अब लिखो, द साइज ऑफ ऑर्डर फॉर विच बोथ ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट, द साइज ऑफ ऑर्डर फॉर विच बोथ ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट आर मिनिमम, the size of order for which both ordering cost and carrying cost are minimum is called as economic order quantity, is called as economic order. लिखा, the size of order for which both ordering cost and carrying cost are minimum is called as economic order quantity, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन पे लिखना ऑर्डरिंग कॉस्ट, नेक्स्ट लाइन पे लिखो ऑर्डरिंग कॉस्ट। डैश हाइफन डाल के लिखो, मीन्स कॉस्ट इनकर्ड वाइल अक्वायरिंग द इनपुट्स।
ऑर्डरिंग कॉस्ट मीन्स कॉस्ट इनकर्ड व्हाइल एक्वायरिंग द इनपुट्स। सबसे पहला उसमें एग्जाम्पल करके लिखो, उसके नीचे एग्जाम्पल देखो, ये दिख रहा है जो ये लिखा है, मैंने यहाँ पे जूम किया है, ये तीनों एग्जाम्पल लिख दो। ट्रांसपोर्टेशन, मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट, इंस्पेक्शन चार्जेस एक्सेट्रा। किसी को अगर नहीं समझ रहा है मटेरियल हैंडलिंग मतलब क्या है तो उसके ब्रैकेट में लिख दो लोडिंग अनलोडिंग। डन, ठीक है। उसके बाद लिखो कैरिंग कॉस्ट, एक लाइन छोड़कर लिखना कैरिंग कॉस्ट। एक काम कर दो, वो ऑर्डरिंग कॉस्ट के आगे छोटा सा ए लिख दो, ए लिख दो ऐसे, और फिर एक लाइन छोड़कर बी करके कैरिंग कॉस्ट लिखो, नीचे डैश करके लिखो, हाइफन डाल के। कैरिंग कॉस्ट मीन्स cost incurred, carrying cost means cost incurred while maintaining the inventory. Carrying cost means cost incurred while maintaining the inventory or holding the inventory. Cost incurred while maintaining the inventory or holding the inventory. देखो हाईलाइट किया है मैंने, यहाँ पे जूम किया है इसको। उसके भी एग्जाम्पल्स लिख लो। उसकी एग्जाम्पल्स क्या है? स्टोरेज कॉस्ट का मतलब क्या हो जाता है? रेंट, इंश्योरेंस, स्टोर स्टाफ सैलरी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, लिख लो ये। लिखा? ठीक है। अब इसके बाद लिख लो ये चारों एग्जाम्पल लिखना प्लीज। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको एक्सप्लेन करती हूं बट पहले लिख लो। इट इज अज्यूम्ड, मैं ही लिख लेती हूँ यहाँ पे साइड में, स्टोरेज कॉस्ट के साइड में ही लिख लेती हूँ मैं, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं। क्या लिखा है मैंने? ये कैरिंग कॉस्ट का एग्जाम्पल लिखने के बाद ये लिख लो पहले, इट इज अज्यूम्ड स्टैटिस्टिकली दैट इन्वेंट्री हेल्ड इन स्टॉक इज इक्वल टू एवरेज इन्वेंट्री। मतलब क्या कि हम हमेशा ऐसा अज्यूम, ये एक प्योर अजम्पशन बेसिस है, हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि मेरे पास मेरे गोडाउन में एवरेज इन्वेंट्री तो है ही है। एवरेज इन्वेंट्री का मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल मैंने आज अगर 5000 यूनिट मंगाया है तो मैं उसका एवरेज लूंगी, मतलब आई डिवाइड इट बाई 2। मतलब मैं क्या बोलूंगी, मेरे पास कितना इन्वेंट्री है कोई भी वक्त 2500 है, या अगर मानो तुमने 2000 यूनिट्स मंगाया है तो उसका एवरेज कितना हो जाएगा? कोई कंफ्यूजन है? मतलब हमेशा ये प्योर अजम्पशन है, हम हमेशा ऐसा अज्यूम करते हैं कि मेरी इन्वेंट्री में एटलीस्ट एवरेज इन्वेंट्री तो है ये। ठीक है, लिख लिया? बस एक लास्ट पहले लिख लो फिर फॉर्मूला लिखना। एक लास्ट लाइन लिखो, thus EOQ is that quantity where ordering cost and carrying cost are equal. Thus EOQ is that quantity where ordering cost and carrying cost are equal. लिख लो, देखो ये फॉर्मूला लिख लो। EOQ is equal to under the root of 2AO divide by C, where A is equal to annual requirement, O is equal to ordering cost per order, C is equal to carrying cost per unit per annum. लिख लो। लिख लिया? अब सुनो,
क्लियर कट तुम्हें ए ओ दिया रहेगा, सी है ना मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं दिया रहेगा, तो उसका एक फॉर्मूला है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम का, याद रखना। बिकॉज नेक्स्ट लेक्चर में हम डायरेक्ट सम स्टार्ट करने वाले हैं। परचेज प्राइस पर यूनिट इनटू कैरिंग कॉस्ट रेट। क्या लिखा है मैंने, ये अभी थोड़ा सा बता देती हूं मैं फिर से। कैरिंग कॉस्ट क्या करना है हमें, एक यूनिट के बेसिस पे हमें ढूंढना है, तो वो एक यूनिट के बेसिस पे मैंने कितने में खरीदा था वो यूनिट, परचेज प्राइस पर यूनिट इनटू रेट में दिया रहेगा कैरिंग कॉस्ट का, तो बस वो तुम रेट मल्टीप्लाई करोगे, दोनों गिवन रहेगा, हमें कुछ नहीं करना है, या तो सी या तो ये डायरेक्ट दिया रहेगा या फिर ये फॉर्मूला में डालूंगी। कोई कंफ्यूजन है, क्लियर है, ठीक है। अब इसका जो वो मैंने बोला ना, ये फॉर्मूला कैसे प्रूव होता है, इसको है ना मैं आप लोगों को ग्राफ में भी बता सकती हूँ, ये हम बाद में करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सबसे पहले हम इससे रिलेटेड सम सॉल्व करने वाले हैं। कोई डाउट है किसी को भी? ओके चलो, विल वाइंड अप नेक्स्ट लेक्चर में अपना तुरंत सबसे पहले सम स्टार्ट होगा। ओके चलो, हमने क्या कहा था कि मेरा कम से कम कॉस्ट होना चाहिए, मतलब मेरा कॉस्ट मिनिमम होना चाहिए। एक मिनट, मेरा कॉस्ट मिनिमम होना चाहिए, मतलब मुझे क्या करना है, मुझे दोनों कॉस्ट को एट पार लेकर आना है। अब पहले ना एक चीज समझने की कोशिश करो आप लोग, हम जो ये यूनिट्स फोन करके मैं जो मिस्टर एक्स से मंगा रही हूँ वो यूनिट्स इन वन लॉट है। मैंने क्या, ये मिनिमम को थोड़ा मैं ऐसे साइड में रख रही हूँ, पहले हम ये समझते हैं। यूनिट्स इन वन लॉट मतलब क्या, एक बार में मैं फोन करके कितना मंगा रही हूँ, याद रखना पूरे साल का रिक्वायरमेंट, अपना एग्जाम्पल मैं फिर से स्क्रॉल करती हूँ, अपने पूरे साल का रिक्वायरमेंट कितना है, अपना एनुअल दिख रहा है, अपना पूरे साल का रिक्वायरमेंट है 10,000 यूनिट्स। एक बार में मैं फोन करके कितना मंगा रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल पहले मैं कितना मंगा रही थी 2,000। तो एक बात बताओ, अगर मेरा पूरे साल का रिक्वायरमेंट है 10,000 यूनिट्स, एक बार में मैं 2,000 मंगा रही हूं, तो मैं ऐसा कितने बार मंगाऊंगी, 5 बार ना, तभी जाकर मेरा 10,000 का पूरा रिक्वायरमेंट पूरे साल में खत्म होगा। मतलब मैं मिस्टर एक्स को 5 बार फोन करके मैं ऑर्डर दूंगी कि भाई 2,000 का भेज मेरे को यूनिट्स, बट क्योंकि मुझे वो जो रेट में दे रहा था मुझे वो जम नहीं रहा था, हमने जो डील एक्सेप्ट किया है वो कितने यूनिट्स का है, 5,000। मतलब अब मेरा यूनिट्स इन वन लॉट, मतलब एक बार में मैं कितना यूनिट्स मंगा रही हूँ 5,000। तो पूरे साल में मैं कितने ऑर्डर्स लूंगी, मैं फोन करके मिस्टर एक्स को कितने ऑर्डर्स देने वाली हूँ, 2 ऑर्डर। मतलब ये समझ रहा है आप लोगों को मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ, कि हम जो अभी बोल रहे हैं ना, मुझे 2,000 यूनिट्स चाहिए, मुझे 5,000 चाहिए वगैरह वगैरह एक्सेट्रा, ये हम बात कर रहे हैं यूनिट्स इन वन लॉट। यूनिट्स इन वन लॉट मतलब एक बार में मैं फोन करके कितना मंगाने वाली हूँ, फिर हम उसको कंपेयर करेंगे कि पूरे साल में मुझे कितना चाहिए, ये ठीक है। तो याद रखना ये यूनिट्स इन वन लॉट का ही टेंशन है हमें, कि मैं जो एक बार में मंगा रही हूं वो ऐसा यूनिट्स मंगाऊं कि मेरे दोनों कॉस्ट जो भी हमने डिस्कस किया था ना, इसको 2 मिनट के बाद मैं और अच्छे से बताऊंगी, पर वो जो दोनों कॉस्ट है ना वो मिनिमम से मिनिमम हो। ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे मेरे एग्जाम्पल में था, एक कम दूसरा बड़ा, फिर वो वाला कम करने गई तो फिर ये वाला बड़ा, ऐसा मुझे नहीं चाहिए। इसीलिए याद रखना ये मिनिमम करने के लिए, अब ये मिनिमम वर्ड पे आते हैं, विल्सन करके एक मैथमेटिशियन है, जिसने एक फॉर्मूला निकाला है, और वो फॉर्मूला में मैं जैसे ही डाल दूंगी ना, ट्रस्ट मी सबसे सिंपल है ये, जैसे ही मैं वो फॉर्मूला में डाल दूंगी ना मुझे मिल जाएगा कि एक बार में मैं फोन करके कितना मंगाऊं। आपको समझ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ, मतलब मुझे क्योंकि टेंशन यही था मैं 2,000 मंगाऊं कि 5,000 मंगाऊं, कितना मंगाऊं, तो वो जो क्वांटिटी है ना, कितना मंगाना है एक बार में, उसका मुझे कहां से रिजल्ट पता चलेगा, विल्सन के फॉर्मूला में डालकर। और विल्सन का जो फॉर्मूला है ना वो है, उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। विल्सन ने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के लिए फॉर्मूला बनाया है। अब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या है, थोड़ा 2 मिनट होल्ड करो, उसके पहले मैं अभी आप लोगों को बताऊंगी कि उसके पहले है ना क्या करना है।
इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का जो फॉर्मूला है वो विल्सन ने निकाला है, पर ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या है ये समझने से पहले ना, मैं कब से पता है आप लोगों को कॉस्ट की बात कर रही हूँ, वो कॉस्ट को समझते हैं। ध्यान से सुनना, अच्छा लगेगा, टाइम पास है, बट कॉन्सेप्ट याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, दो मेन कॉस्ट है जो हमें ध्यान में रखना है। वन इज ऑर्डरिंग कॉस्ट and the other one is carrying cost. हम ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के बारे में ही डिस्कस करेंगे, पर पहले ये दो चीजें समझ लेते, क्योंकि आप लोग को पता है मैं है ना कब से बोल रही हूं, एक कॉस्ट बढ़ेगा दूसरा कम होगा, दूसरा बढ़ेगा पहला कम होगा, वो इसमें समझते हैं कि वो है क्या। सबसे पहले ऑर्डरिंग कॉस्ट समझते हैं। ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब क्या है, एक सिंपलेस्ट वे में बोलूं, ऑर्डरिंग कॉस्ट मतलब खर्चा जो हुआ है सप्लायर से, सप्लायर के यहां से जब मैं मेरे यहां तक मतलब मेरे गोडाउन तक जो मैं इनपुट्स लेकर आती हूं, वो अक्वायर करने के लिए जो भी खर्चा हुआ है, दैट इज माय ऑर्डरिंग कॉस्ट। मतलब expenses incurred while acquiring inputs। फिर से क्या बोला मैंने, ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब क्या है, एक्सपेंसेस इनकर्ड वाइल अक्वायरिंग इनपुट्स, मतलब इनपुट्स खरीदते वक्त जो भी एक्सपेंसेस हुआ है, दैट इज माय ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो ये कौन से एक्सपेंसेस है जो मैं इनकर करती हूँ इनपुट्स खरीदते वक्त। इनपुट्स मतलब क्या, अपना रॉ मटेरियल खरीदते वक्त मैं कौन से खर्चे इनकर करती हूँ, बताओ, सोचो। वो मिस्टर एक्स के यहाँ से मानो मेरे को है ना लेकर आना है मेरे गोडाउन तक, मेरे घर तक, मतलब मेरा घर मतलब क्या, मेरे गोडाउन तक मेरे को लेकर आना है वो रॉ मटेरियल, तो मैं कौन से खर्चे इनकर करूंगी, बताओ। अरे बहुत सिंपल है यार, ट्रांसपोर्टेशन, बराबर ना, उसके यहां से मेरे यहां आने तक का जो खर्चा है वो ट्रांसपोर्टेशन। और क्या हो सकता है बताओ, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बोल दो ना क्या है वो, मटीरियल हैंडलिंग कॉस्ट। वेरी गुड, क्विक, ऐसे एकदम बहुत क्विकली तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या क्या होगा। अच्छा, मटीरियल हैंडलिंग कॉस्ट क्या है, बहुत लोगों को तो ये पता भी नहीं कि मटीरियल हैंडलिंग कॉस्ट क्या होता है। सिंपलेस्ट वे में, लोडिंग अनलोडिंग करना, मतलब वो जो भी एक ट्रक टेम्पो है वहां पे लोड करना, फिर मेरे गोडाउन में वो अनलोड होगा, वो जो कॉस्ट है वो होगा। और क्या हो सकता है कॉस्ट, और सोचो यार क्या होगा, इंस्पेक्शन चार्जेस, मतलब मैंने जो सप्लायर एक्स को मैंने बोला था कि मुझे ऐसा ऐसा रॉ मटेरियल चाहिए, वैसा है कि नहीं है, मैं इंस्पेक्ट करूंगी ना, तो इंस्पेक्शन चार्जेस एक्सेट्रा। चलो, इसका मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट वाला कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर है। ऑर्डरिंग कॉस्ट मतलब एक्सपेंसेस इनकर्ड व्हाइल अक्वायरिंग द इनपुट्स आर योर ऑर्डरिंग कॉस्ट। अक्वायर कहां से करते हैं हम, सप्लायर के यहां से। एग्जाम्पल क्या है, ट्रांसपोर्टेशन, कैरेज इनवर्ड, फ्रेट, मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट, इंस्पेक्शन चार्जेस एक्सेट्रा। अब हम बात करते हैं कैरिंग कॉस्ट की। ऑर्डरिंग कॉस्ट तो क्लियर है, अब कैरिंग कॉस्ट क्या, बोलो, ट्राई कर सकते हो आप लोग। देखो मैंने लिखा है, एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर मेंटेनिंग योर इन्वेंट्री इज योर कैरिंग कॉस्ट। सिंपलेस्ट वे में बोलती हूं, मैं सप्लायर के यहां से अपने घर, अपने गोडाउन तक मैं माल लेकर आ गई, रॉ मटेरियल लेकर आ गई। अब ये रॉ मटेरियल मेरे गोडाउन में आने के बाद उस पर मैं जो जो खर्चा करती हूँ, दैट इज माई कैरिंग कॉस्ट। उसको मेंटेन करना पड़ेगा ना भाई, मेंटेन करना पड़ेगा, मतलब क्या क्या खर्चा होगा मेरे गोडाउन में आने के बाद। नंबर वन, सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए स्टोरेज। याद है मैंने मेरे एग्जाम्पल में भी दिया था। सो नंबर वन, स्टोरेज कॉस्ट। और आजकल तो हर एक चीज का इंश्योरेंस लिया जाता है, तो सबसे पहले तो मैं मेरे गुड्स का, मेरे रॉ मटेरियल का इंश्योरेंस लूंगी।
इंश्योरेंस, और क्या हो सकता है बताओ? स्टोर स्टाफ सैलरी, ये क्या हो गया? स्टोर स्टाफ सैलरी क्या होता है? स्टोर स्टाफ सैलरी मतलब वो जो मेरे जो रॉ मटेरियल के लिए कोई तो स्टाफ होंगे ना वहां पे, कोई तो एम्प्लॉयज को मैं रखूंगी ना वहां पे कि देखने के लिए कि भाई कहीं खराब नहीं हो, कैसा है, प्रॉपर्ली मेंटेन्ड है कि नहीं, ये उनको सैलरी पे करूंगी। और क्या होगा? फिर से हम कैरिंग कॉस्ट की बात कर रहे हैं। कैरिंग कॉस्ट मतलब क्या? इन्वेंट्री, मतलब वो जो मटेरियल है मेरे गोडाउन में आने के बाद उसको मेंटेन करने के लिए मुझे जो जो खर्चा लगता है उसको हम बोलते हैं कैरिंग कॉस्ट। ठीक है, तो क्या क्या खर्चा लगेगा? एक तो पहले रेंट, फिर इंश्योरेंस, स्टोर स्टाफ सैलरी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो अभी मैं बोलने वाली ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसको हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अभी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या है? एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। मैं मिस्टर एक्स से 1 लाख रुपए का रॉ मटेरियल खरीद के लेकर आई, बराबर। एक बात बताओ, मुझे अभी के अभी 1 लाख के रॉ मटेरियल की जरूरत नहीं थी, अभी कुछ 40,000 जितना ही यूज हो रहा है, बट वो पड़ा तो है ना मेरे गोडाउन में। मतलब क्या हो गया है? मेरा फंड्स ब्लॉक्ड हो गया है। ये ही पैसा अगर मैं कहीं और यूज करती मार्केट में तो मुझे इंटरेस्ट मिलता कि नहीं? बराबर, ये वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। मतलब तुम्हारा एक अपॉर्चुनिटी तुमने मिस कर दिया, क्यों? ताकि तुम यहां पे इन्वेस्ट कर सको। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब जो तुम्हारा फंड्स ब्लॉक्ड हो चुका है, अगर तुम ये यहां नहीं लगाते थे तो तुम उसको कहीं और इन्वेस्ट करते थे। सो बेसिकली हमने 2 कॉस्ट के बारे में पढ़ लिया है, एक है मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट, एक है मेरा कैरिंग कॉस्ट। अब अपने ही एग्जाम्पल में जाते हैं। अपना जो ये एग्जाम्पल था ना, थोड़ा ऐसा रिवर्स जाते हैं। अब समझो, यहां पे मैं जो पहले बात कर रही थी परचेज प्राइस की थी, अपना फिर से एग्जाम्पल रिवाइज करते हैं। पहले देखो मेरा ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट कितना लगता था, मैं यहां पे साइड में लिखती हूं। अगर मैं 2000 यूनिट्स खरीदती थी तो मैं कितने बार ट्रांसपोर्टेशन का जाता था खर्चा? 5 बार। पर अगर मैंने 5000 यूनिट्स खरीदा, ये 2000 का है, पर अगर मैंने 5000 यूनिट्स खरीदा है तो मेरा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना हो गया? 2 हो गया है। समझ रहा है? मतलब कि मैंने यूनिट्स बढ़ा दिया तो मेरा ये कॉस्ट देखो ट्रांसपोर्टेशन का कम हो जाएगा ना, 2 ही बार देना पड़ेगा। पर ये जो हम स्टोरेज की बात नहीं कर रहे थे, ये हो गया मेरा कैरिंग कॉस्ट। अगर 2000 ही रहता तो मेरा कैरिंग कॉस्ट क्या होता था? कम। पर अगर वहीं पे अगर 5000 हो रहा है तो मेरा कैरिंग कॉस्ट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। मतलब बेसिकली हम जो ऊपर जो मैंने आप लोगों को बताया था वो ये 2 कॉस्ट बताए थे, मैंने नाम रिवील नहीं किया था, अब मैंने रिवील कर लिया है। फटाफट एक और बार रिवाइज करते चलो जल्दी, क्योंकि ये ही बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 चीजें हैं, एक ऑर्डरिंग कॉस्ट और एक कैरिंग कॉस्ट। सिंपलेस्ट वे में समझते, ऑर्डरिंग कॉस्ट मतलब कॉस्ट इनकर्ड बाय अक्वायरिंग द इनपुट्स फ्रॉम द सप्लायर्स प्लेस। उसके यहां से मेरे गोडाउन तक आने तक के सब खर्चे को मैं ऑर्डरिंग कॉस्ट बोलूंगी। एग्जाम्पल ट्रांसपोर्टेशन, मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट, इंस्पेक्शन चार्जेस एक्सेट्रा। एंड व्हाट डू यू मीन बाय कैरिंग कॉस्ट देन? एक बार मेरे गोडाउन में आ गया मेरा सामान, उसको मेंटेन करने का, वो इन्वेंट्री को होल्ड करने के जो भी एक्सपेंसेस होंगे उसको मैं बोलूंगी कैरिंग कॉस्ट। नंबर 1 रेंट, नंबर 2 इंश्योरेंस, स्टोर स्टाफ सैलरी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैंने बताया था, मेरा फंड्स ब्लॉक्ड हो गया, अगर मैं उसको कहीं और यूज करती थी तो मुझे उस पर इंटरेस्ट मिलता था। तो अब विल्सन ने क्या किया ना, क्योंकि अभी देखो फिर से यहीं पे अब मैं बहुत अच्छे से वो लिख कर देती हूं। हायर द क्वांटिटी मतलब अगर मेरा क्वांटिटी 5000 है, अपना ही एग्जाम्पल पकड़ते हैं, मैं 5000 का अगर क्वांटिटी मंगा रही हूं तो मेरा कैरिंग कॉस्ट बढ़ रहा था कि कम हो रहा था? बताओ, देखो यहाँ पे 5000 मंगाने से क्या हो रहा था, दिख रहा है? यस, हायर द क्वांटिटी हायर द कैरिंग कॉस्ट। मैं सीसी लिख रही हूं, मतलब कैरिंग कॉस्ट। और वहीं पे हायर क्वांटिटी पे मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो रहा है ना, बराबर कि नहीं? ट्रांसपोर्टेशन मेरा देख लो, मैं ट्रांसपोर्टेशन कितने बार करवाने वाली हूं? 2 ही बार। अच्छा, वही अगर मानो अगर मैं 2000 यूनिट्स मंगाती हूं, इसके बाजू में ही हम करते,
लोअर द क्वांटिटी, क्वांटिटी कम है तो क्या मेरा रेंट बढ़ेगा क्या? नहीं, लोअर द क्वांटिटी लोअर द कैरिंग कॉस्ट, पर लोअर क्वांटिटी में हायर द ऑर्डरिंग कॉस्ट हो रहा है, समझ रहा है? तो ये दोनों को मिनिमम करने के लिए, ये दोनों को मिनिमम, याद है मैंने यहां पे पहले लिखा था, ये दोनों को, ये दिख रहा है यहां पे, ये दोनों को मिनिमम करने के लिए विल्सन करके मैथमेटिशियन ने एक फॉर्मूला निकाला है जिससे हमें ऐसा यूनिट्स मिलेगा जहां पे मेरे दोनों कॉस्ट मिनिमम होंगे, मतलब मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट विल बी मिनिमम। वो क्या है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। मतलब एक मिनट रुको, मैं यहां पे लिख देती हूं। रट लो, ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज दैट क्वांटिटी वेयर ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट आर मिनिमम। एक एक बात समझना, मैंने क्या बोला? एक बढ़ रहा है दूसरा कम, फिर ये बढ़ा तो ये कम, तो इसको मिनिमम इक्विलाइज्ड कर रहा है। मतलब मैं ऐसा बोलूं क्या कि इट इज दैट क्वांटिटी वेयर माई ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट विल बी सेम, बराबर की नहीं? यस मतलब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से मुझे ऐसा क्वांटिटी मिलेगा, मतलब मुझे पता चल जाएगा कि मैं मिस्टर एक्स को फोन करके बोलूं कि भाई तू मुझे इतना इतना दे। फॉर एग्जाम्पल अपने एग्जाम्पल में था 2000 5000 में कंफ्यूजन था, पर अगर मैं ये फॉर्मूला में डाल दूंगी तो मानो मुझे आंसर आया 4000, मतलब मुझे पता है कि मुझे एक बार में 4000 यूनिट्स मंगाना है मिस्टर एक्स से। मतलब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी गिव्स यू यूनिट्स टू बी ऑर्डर एट वन टाइम सच दैट योर ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट आर मिनिमम। इसको हाईलाइट कर देते हैं। याद रखना, ये जो बात कर रहा है ये यूनिट्स टू बी परचेस्ड एट वन टाइम, यूनिट्स टू बी परचेस्ड एट वन टाइम। मतलब एक बार में कितना यूनिट्स मुझे खरीदना है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की वो बारे में बात करता है। और वो क्वांटिटी से मेरे ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट बोथ आर मिनिमम एंड बोथ विल बी सेम। अब इसका फॉर्मूला डालते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। चलो प्लीज अभी ध्यान देना यहां पे। अच्छा इसको ना ऐसे शॉर्टकट में ये भी बोला जाता है EOQ। EOQ मतलब क्या? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मतलब क्या? एक बार में सप्लायर से फोन करके मैं कितना यूनिट्स मंगाऊं, ठीक है। और ये किसने निकाला है फॉर्मूला? विल्सन ने। क्यों निकाला है? ताकि मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट सेम हो, ऊपर नीचे नहीं जाए। तो इसका फॉर्मूला क्या है? ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ ये भी हम सीख लेंगे, पर बाद में, अभी जरूरी नहीं है। अंडर द रूट ऑफ 2AO डिवाइडेड बाई C। फिर से EOQ मतलब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या है? अंडर द रूट ऑफ 2AO डिवाइडेड बाई C। ये फॉर्मूला कैसे निकला है मैं वो भी सिखाऊंगी, पर बाद में, अभी सीरियसली रिक्वायर्ड नहीं है। अभी हम सिर्फ ये करेंगे कि अपने फॉर्मूला में डालकर आंसर कैसे आता है, और इसका ही थोड़ा समझते हैं कॉन्सेप्ट क्या है। चलो वेयर, पहले ये स्टैंड्स फॉर व्हाट? EOQ तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है। A इज इक्वल टू
annual requirement, O is equal to ordering cost per order and C is equal to carrying cost per unit per annum. एक और बार, क्या है EOQ का फॉर्मूला? अंडर द रूट ऑफ 2AO डिवाइडेड बाई C. A मतलब क्या? एनुअल रिक्वायरमेंट, मतलब मेरे पूरे साल का रिक्वायरमेंट कितना है. O क्या है? ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, मतलब एक बार जब मैं सामान मेरे घर पे आ रहा है, मेरे गोडाउन में आ रहा है, तो वो एक ऑर्डर के पीछे मैं कितना खर्चा कर रही हूँ. कैरिंग कॉस्ट क्या है? कैरिंग कॉस्ट मेरा पर यूनिट पर एनम, मतलब एक यूनिट के पीछे मैं गोडाउन में कितना खर्चा कर रही हूँ पूरे साल के बेसिस पे. ये क्लियर है EOQ का फॉर्मूला. रट लो, गोट लो, जो करना है करो, पर ये पढ़े बिना तुम आगे समझ नहीं कर पाओगे. फिर से EOQ इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ 2AO डिवाइडेड बाई C. एक और बार, EOQ मतलब पूरे साल का रिक्वायरमेंट नहीं है. EOQ मतलब यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल टू बी परचेस्ड एट वन टाइम. बस ये याद रखना, क्योंकि पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है और बच्चों के दिमाग में वो फिट नहीं होता है कि EOQ का मतलब क्या है. चलो एक बार है ना, हम लोग एक काम करो, आप लोग EOQ के बारे में लिख लो. मुझे पता है अपने नोट्स में भी दिया हुआ है, बट स्टिल मैं आप लोगों को जो बोल रही हूँ वो लिख लो, नोट्स हो जाएगा अपने लिए. लिख लीजिए एक बार. चलो हेडिंग दे दो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. ये फॉर्मूला तो मैं रख ही रही हूं यहां पे, पहले हेडिंग दे दो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. चलो लिखना स्टार्ट करो. परचेजिंग डिपार्टमेंट, परचेजिंग डिपार्टमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, परचेजिंग डिपार्टमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न. लिखना स्टार्ट करो. शॉर्ट नोट है, इजीएस्ट वे में, वो मुझे पता है अपने नोट्स में भी है, ये भी रख लो अपने पास. इसमें मैं ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है थोड़ा सा ऊपर, वो लिखवाने वाली हूँ थोड़ा सा, तो लिख लो ये साथ में. ठीक है, फिर से बोलती हूँ. परचेजिंग डिपार्टमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न इज यूजुअली कंसर्न विद द प्रॉब्लम ऑफ, purchasing department in manufacturing concern is usually faces the problem or usually concerned with the problem of order size. order size का मतलब, order size पहले लिख लो. deciding the order size लिख लो. usually faces the problem of deciding the order size. बराबर. order size मतलब क्या? एक बार में कितना मंगाना है. ठीक है. इफ ऑर्डर साइज इज बिग, लिखो उसके बाद, इफ ऑर्डर साइज इज बिग देन स्टोरेज कॉस्ट इज हायर. इफ ऑर्डर साइज इज बिग देन स्टोरेज कॉस्ट इज हायर. एंड ऑन अदर साइड, if order size is small, if order size is small then storage cost is lower. फिर से if order size is big storage cost is higher, and if order size is small then storage cost is lesser. Similarly ऑर्डर साइज का मतलब क्या होता है? अपना क्वांटिटी. हाँ, सिमिलरली ये देखो, मैं इसके बारे में बात करी, रुको. अपना ये चल रहा है अभी डिस्कशन. इफ ऑर्डर साइज इज हायर देन ऑर्डरिंग कॉस्ट इज लोअर. इफ ऑर्डर साइज इज हायर then ordering cost is lower, and if order size is lower then ordering cost is higher. ये जो मैंने बनाया है ना अभी, जो ये बॉक्स किया है, इसको कहीं पे साइड में मार्जिन में बना दो. ये क्या बनाया है मैंने? ये हायर द क्वांटिटी, हायर द कैरिंग कॉस्ट,
higher the quantity, lower the ordering cost, lower the quantity, lower the carrying cost, lower the quantity, higher the ordering cost. ये बना दो एक बार. बना दिया. चलो आगे लिखो. ये बना दो, ये तुम्हारे समझने के लिए है सिंपलेस्ट वे में कि हम ये फॉर्मूला क्यों यूज करते हैं. द साइज ऑफ ऑर्डर, द साइज ऑफ, वो बना दिया ना साइड में कहीं पे, ठीक है. अब लिखो द साइज ऑफ ऑर्डर फॉर विच बोथ ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट, द साइज ऑफ ऑर्डर फॉर विच बोथ ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट आर मिनिमम, the size of order for which both ordering cost and carrying cost are minimum is called as economic order quantity, is called as economic order. लिखा the size of order for which both ordering cost and carrying cost are minimum is called as economic order quantity. ठीक है. अब नेक्स्ट लाइन पे लिखना ऑर्डरिंग कॉस्ट. नेक्स्ट लाइन पे लिखो ऑर्डरिंग कॉस्ट. डैश हाइफन डाल के लिखो. मीन्स कॉस्ट इनकर्ड वाइल अक्वायरिंग द इनपुट्स. ऑर्डरिंग कॉस्ट मीन्स कॉस्ट इनकर्ड वाइल अक्वायरिंग द इनपुट्स. सबसे पहला उसमें एग्जाम्पल करके लिखो. उसके नीचे एग्जाम्पल देखो, ये दिख रहा है जो ये लिखा है, मैंने यहां पे जूम किया है. ये तीनों एग्जाम्पल लिख दो. ट्रांसपोर्टेशन, मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट, इंस्पेक्शन चार्जेस एक्सेट्रा. किसी को अगर नहीं समझ रहा है मटेरियल हैंडलिंग मतलब क्या है तो उसके ब्रैकेट में लिख दो लोडिंग अनलोडिंग. डन. ठीक है. उसके बाद लिखो कैरिंग कॉस्ट. एक लाइन छोड़कर लिखना कैरिंग कॉस्ट. एक काम कर दो, वो ऑर्डरिंग कॉस्ट के आगे छोटा सा ए लिख दो. ए लिख दो ऐसे, और फिर एक लाइन छोड़कर बी करके कैरिंग कॉस्ट लिखो. नीचे डैश करके लिखो हाइफन डाल के. कैरिंग कॉस्ट मीन्स, कैरिंग कॉस्ट मीन्स कॉस्ट इनकर्ड. कैरिंग कॉस्ट मीन्स कॉस्ट इनकर्ड while maintaining the inventory. Carrying cost means cost incurred while maintaining the inventory or holding the inventory. Cost incurred while maintaining the inventory or holding the inventory. देखो हाईलाइट किया है मैंने, यहाँ पे जूम किया है इसको. उसके भी एग्जाम्पल्स लिख लो. उसकी एग्जाम्पल्स क्या है? स्टोरेज कॉस्ट का मतलब क्या हो जाता है? रेंट. इंश्योरेंस, स्टोर स्टाफ सैलरी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. लिख लो ये. लिखा? ठीक है. अब इसके बाद लिख लो ये चारों एग्जाम्पल लिखना प्लीज. इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको एक्सप्लेन करती हूं बट पहले लिख लो. इट इज अज्यूम्ड, मैं ही लिख लेती हूं यहां पे साइड में, स्टोरेज कॉस्ट के साइड में ही लिख लेती हूँ मैं. यहां पे लिख रही हूं मैं. क्या लिखा है मैंने? ये कैरिंग कॉस्ट का एग्जाम्पल लिखने के बाद ये लिख लो पहले. इट इज अज्यूम्ड स्टैटिस्टिकली दैट इन्वेंट्री हेल्ड इन स्टॉक इज इक्वल टू एवरेज इन्वेंट्री. मतलब क्या कि हम हमेशा ऐसा अज्यूम, ये एक प्योर अजम्पशन बेसिस है, हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि मेरे पास मेरे गोडाउन में एवरेज इन्वेंट्री तो है ही है. एवरेज इन्वेंट्री का मतलब क्या
फॉर एग्जाम्पल मैंने आज अगर 5000 यूनिट मंगाया है तो मैं उसका एवरेज लूंगी, मतलब आई डिवाइड इट बाई 2, मतलब मैं क्या बोलूंगी मेरे पास कितना इन्वेंट्री है कोई भी वक्त 2500 है, या अगर मानो तुमने 2000 यूनिट्स मंगाया है तो उसका एवरेज कितना हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन है? मतलब हमेशा ये प्योर अजम्पशन है, हम हमेशा ऐसा अज्यूम करते हैं कि मेरी इन्वेंट्री में एटलीस्ट एवरेज इन्वेंट्री तो है ये, ठीक है, लिख लिया। बस एक लास्ट पहले लिख लो फिर फॉर्मूला लिखना, एक लास्ट लाइन लिखो। 10 EOQ is that quantity where ordering cost and carrying cost are equal. Thus EOQ is that quantity where ordering cost and carrying cost are equal. लिख लो, देखो ये फॉर्मूला लिख लो। EOQ is equal to under the root of 2AO divided by C, where A is equal to annual requirement, O is equal to ordering cost per order, C is equal to carrying cost per unit per annum. लिख लो। लिख लिया। अब सुनो, क्लियर कट तुम्हें AO दिया रहेगा, C है ना मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं दिया रहेगा, तो उसका एक फॉर्मूला है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम का, याद रखना, बिकॉज नेक्स्ट लेक्चर में हम डायरेक्ट सम स्टार्ट करने वाले हैं। परचेज प्राइस पर यूनिट इनटू कैरिंग कॉस्ट रेट। क्या लिखा है मैंने ये अभी थोड़ा सा बता देती हूं मैं फिर से। कैरिंग कॉस्ट क्या करना है, हमें एक यूनिट के बेसिस पे हमें ढूंढना है, तो वो एक यूनिट के बेसिस पे मैंने कितने में खरीदा था वो यूनिट, परचेज प्राइस पर यूनिट इनटू रेट में दिया रहेगा कैरिंग कॉस्ट का, तो बस वो तुम रेट मल्टीप्लाई करोगे, दोनों गिवन रहेगा, हमें कुछ नहीं करना है, या तो सी या तो ये डायरेक्ट दिया रहेगा या फिर ये फॉर्मूला में डालूगी। कोई कंफ्यूजन है? क्लियर है? ठीक है। अब इसका जो वो मैंने बोला ना ये फॉर्मूला कैसे प्रूव होता है, इसको है ना मैं आप लोगों को ग्राफ में भी बता सकती हूँ, ये हम बाद में करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में सबसे पहले हम इससे रिलेटेड सम सॉल्व करने वाले हैं। कोई डाउट है किसी को भी? ओके चलो, विल वाइंड अप। नेक्स्ट लेक्चर में अपना तुरंत सबसे पहले सम स्टार्ट होगा।